गण जो इस कन्वेंशन में शामिल हुए हैं और आप इस मकसद से शामिल हुए हैं कि जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से आह्वान किया है आने वाले दिनों में आंदोलन का, जिसके चलते हुए 26 नवंबर को आम हड़ताल की तरफ हमें बढ़ना है। तो मैं ये आशा जताना चाहती हूँ कि आज की इस कन्वेंशन के बाद आप यूनियन वाइज, इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज पूरा का पूरा संदेश और मैसेज जो है 26 नवंबर की हड़ताल की तरफ बढ़ने का, उस संदेश को आप लेकर के जाएंगे। कॉमरेड हरभजन ने बहुत डिटेल से बहुत सारे पहलुओं को छुआ। मैं उसकी तारीफ करती हूँ, मैं उसकी सपोर्ट करती हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ एटक भवन में आप मौजूद हैं तो आपका तहे दिल से विशेष अभिनंदन कर रही हूँ, क्योंकि आज 21 अक्टूबर है। 9 दिन के बाद AITUC अपने 100 साल पूरे करने वाली है। तो जब हम ये 100 साल पूरे कर रहे हैं तो इस 100 साल के इतिहास के ऊपर, या एटक जब बना 1920 में, उससे पहले जो मजदूरों का इतिहास था उसके ऊपर हमारी मलकियत नहीं है। सभी ट्रेड यूनियनों की उस इतिहास के ऊपर मलकियत है। जब तक अपना अपना राष्ट्रीय संगठन नहीं बना, तब तक जो आंदोलन थे, जो संगठन थे, जो संघर्ष थे, वो सबकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सबकी है। और इसलिए ये केवल AITUC ने 100 वर्ष नहीं मनाने हैं, ये हमारे देश के मजदूर आंदोलन का इतिहास है। तो हम सभी उसको सेलिब्रेट करेंगे। और 31 को भी हम अपने यहाँ सेंट्रल ट्रेड यूनियन लीडर्स को बुलाएंगे ताकि उस दिन एक फॉर्मल फंक्शन भी किया जा सके। तो बहरहाल मैं आपको AITUC के इस 100 वर्ष के ऊपर मुबारक देना चाहती हूँ। दूसरी बात तो मैं इस सिलसिले में कहना चाहती हूँ कि कॉमरेड हरभजन ने अपनी बातचीत में इस मौजूदा सरकार के ऊपर काफ़ी एडजेक्टिव्स लगाए। ये तानाशाह सरकार है, डिक्टेटराना है, अपनी मनमर्जी करते हैं, विरोध करने वालों को जेलों में डालते हैं, वो सब तथ्य उन्होंने गिनाए। तो लबोलबाब ये है कि ये जो मौजूदा सरकार है वो हिंदुस्तान को फिर से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौर में जो मजदूरों की हालत थी वहाँ फेंक देना चाहती है। तो हमारे सामने भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ते हुए बहुत से हक हासिल कर पाए और देश के आज़ादी के आंदोलन में मजदूरों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, किसानों, बुद्धिजीवी और समाज के दूसरे हिस्सों के साथ, तो हम इस सरकार को ये कह सकते हैं जिनका सूरज नहीं डूबता था, जब हम उनका सूरज डुबा दिए तो नरेंद्र मोदी, आप और आपकी टीम कौन सी खेत की मूली है, अब आपको नहीं। इसलिए हमारा जज्बा 26 नवंबर की हड़ताल के लिए इसी किस्म का चाहिए। इन्होंने कहा हड़ताल नहीं करने देंगे। आज वो समय नहीं है कि जितने कोड इन्होंने बनाए हैं मैं उसकी डिटेल आपको बता पाती, मोटा मोटी आपकी तरफ इशारा किया गया। लेकिन एक बात जो तय है कि वो किसी भी सूरत हाल में हड़ताल के हक को छीनना चाहते हैं और हमें हड़ताल करके उनको ये बताना है कि तुम हमारे हड़ताल के हक को छीन नहीं सकते। और ये इसलिए भी बताना है, जब हमारे देश में कोई ट्रेड यूनियन संगठन अभी नहीं बना था तो हमारे देश के मजदूरों ने लड़ाई कैसे शुरू की? हड़तालों से शुरू की। मैंने कहा AITUC के 100 बरस पर मैं आपको बता रही हूँ 197 बरस हो गए हिंदुस्तान के मजदूरों की लड़ाई के इतिहास को।
पहली हड़ताल हिंदुस्तान के अंदर 1823 में दर्ज थी। उस समय से लेकर के सैकड़ों हड़तालें 19वीं शताब्दी में हुई, सैकड़ों हड़तालें 20वीं शताब्दी में हुई और देश के आजादी को हासिल करने से पहले हुई। ये आज आकर के कह रहे हैं कि हड़ताल नहीं करने देंगे। इस देश में यूनियन बनने से भी पहले मजदूर ने हड़ताल करना ही सीखा था और इसलिए वो हमारा आंदोलन का एक रास्ता होता है जिसको हम छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि 26 नवंबर को हम राष्ट्र स्तर के ऊपर चक्का जाम करने का फैसला लेंगे। इसके अलावा किसानों के संगठनों का मोर्चा बना हुआ है। 200 के करीब किसान संगठनों का मोर्चा, ऑल इंडिया किसान संयुक्त कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। उन्होंने 9 अगस्त को जब हमने देश बचाओ का नारा दिया सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से, उन्होंने भी अपना आंदोलन छेड़ रखा था। 9 तारीख को वो हम लोगों के सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के प्रोग्राम्स में शामिल हुए। हम लोगों ने उनका समर्थन किया, उन्होंने हमारा किया। 23 सितंबर के हमारे ऑल इंडिया के प्रोटेस्ट डेज में जो ट्रेड यूनियंस का था, किसान संगठनों ने समर्थन दिया। तो 25 सितंबर को जब उनका प्रोग्राम था तो पूरे देश भर में हमारी ट्रेड यूनियंस ने उनके साथ खड़े होकर के उनका समर्थन किया। और अभी उनकी तरफ से चिट्ठी आई थी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप 26 नवंबर को हड़ताल कर रहे हो तो हम 26 और 27 नवंबर को पार्लियामेंट कूच कर रहे हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि ट्रेड यूनियंस और किसान एक साथ मिल करके आगे बढ़ सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। इसलिए ये मैं आपसे बता रही हूँ। हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से उनको चिट्ठी भेज रहे हैं कि आपका इरादा बिल्कुल सही है। मजदूरों और किसानों को एक साथ बढ़ने की जरूरत है क्योंकि गांव और शहर, खेत खलिहान और उद्योग सभी संकट में है और इसलिए सबको एक साथ चलना चाहिए। तो वैसी लेटर हम उनको भेजेंगे। अब वो 26 और 27 को वो किस स्वरूप से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ेंगे, अगर ट्रेनें नहीं चालू होती हैं जिनकी दरकार होगी, आवश्यकता होगी पूरे हिंदुस्तान भर से आने की, तो हो सकता है वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों के नज़दीक से ही मोबिलाइजेशन को लेकर के पहुंचे। बहरहाल ये मैं आपको सूचना दे रही हूँ कि 26 नवंबर की इस मजदूरों की हड़ताल में हमारे देश का किसान समर्थन के लिए जुटेगा और 26 और 27 दोनों दिन जो उनके कार्यक्रम हैं उसके अंदर हम भागीदारी निभाएंगे। ये भी हमारी 26 नवंबर की जो कारगुजारी है या जो हमारा प्रोग्राम है उसकी कामयाबी का एक रास्ता तय हो पाएगा। इसके अलावा मैं नई सूचना और जो दे रही हूँ, आप में से कुछ लोगों ने अखबारों में आज पढ़ लिया होगा, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे। पंजाब की सरकार ने असेंबली के अंदर सत्ता पार्टी और विपक्ष पार्टियां सबने मिलकर के जो सरकार ने 3 किसानों के कानून बनाए, उन कानूनों को छोड़ के उनको इनकार करके उन्होंने अपने बिल बना दिए हैं और असेंबली के अंदर पारित कर लिया है और गवर्नर के पास भेज दिया है और गवर्नर से कहा है कि राष्ट्रपति से तुम साइन करो और राष्ट्रपति के पास भेजो। तो पंजाब के किसानों ने जो लगातार लड़ाई लड़ी, उनके साथ पंजाब की ट्रेड यूनियंस एकजुट होकर के खड़ी थी और ये जो पूरा जन सैलाब उभरा उसने हिम्मत दी और पंजाब की सरकार ने अपनी असेंबली के अंदर फैसला लिया। अब हरियाणा में पंजाब को देखते हुए आंदोलन और तेज होगा कि अगर उन्होंने किया है तो तुम भी करो। ये एक रास्ता निकल पड़ा है कि राज्य सरकारों को किसान और मजदूर मिलकर के मजबूर करेंगे कि तुम भी वही करो जो पंजाब की सरकार ने किया है। तो मेरे कहने का मतलब है
जितना मर्जी नरेंद्र मोदी की सरकार आए बाएं ताएं करेगी, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, जिस रास्ते में से निकलते हुए हम इनकी नीतियों को चुनौती दे सकें। इसलिए ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है जो पूरे देश में किसानों को हिम्मत बढ़ा रही है, मजदूरों की हिम्मत बढ़ा रही है। तो 26 नवंबर की हड़ताल के जरिए से हम भी ये अब कहने वाले हैं, ये जो सेंट्रल के कानून हैं, जो कोर्ट्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो चेंज करने का उसमें निर्णय हुआ, हम राज्य सरकारों से ये अब दम लगाएंगे कि ये कंकरेंट लिस्ट है, जैसे खेती का कानून कंकरेंट लिस्ट है, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। उसी तरीके से श्रम कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। और अभी रूल्स फ्रेम नहीं हुए। अगर हम अपने आंदोलनों को तेज करेंगे तो अपने अपने राज्य के अंदर वो कोड लागू नहीं हो, इस लड़ाई को हम लड़ सकते हैं और उन राज्यों के अंदर राज्य सरकारों को बाध्य कर सकते हैं कि वो अपनी असेंबली के अंदर कहें हम ये श्रम कानूनों के बदलने के लिए जो कोड अडॉप्ट किए हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। तो हमें भी ये रास्ता अपनाने के लिए आगे बढ़ना होगा। झुकेंगे तो हम है नहीं, खामोश तो होंगे नहीं, सरेंडर करेंगे नहीं, हार मानेंगे नहीं। क्यों हार मानेंगे भाई? इतने बुरे दिन तो हमने देखे थे अंग्रेजी राज में, उन दिनों से तो बाहर आए थे हम। अंग्रेजों से तो हमने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 छीना था, जिसके तहत हम यूनियन रजिस्टर करते हैं। हमने तो अंग्रेजों से 1923 में कानून लिया था, जिसके तहत हम काम के स्थान पे अपने मजदूरों के लिए कंपनसेशन लेते हैं। हमने अंग्रेजों के टाइम में फैक्ट्री एक्ट लिया था। अंग्रेजों के जमाने में हमने काम के घंटे सुनिश्चित करने की बात करी थी। अंग्रेजों के जमाने में सामाजिक सुरक्षा के कानूनों की लड़ाई को हमने आगे बढ़ाया। तो इसलिए कोई रुकने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। इसलिए ये सरकार तो आप मान के चलिए बिल्कुल बेशर्म है। हम और आप मनाते हैं मई दिवस, और मई दिवस की लड़ाई 1886 में 1 मई को शिकागो में आंदोलन से शुरू होती है। हालांकि उससे पहले भी 30-40 साल काम के घंटे सुनिश्चित की आवाज उठती रहती थी, आंदोलन होते रहते थे। लेकिन 1886 को शिकागो में उस दिन फैसला लिया मजदूरों ने कि आज से हमारे काम के घंटे हमने तय किए, नहीं करते हम ज्यादा काम, और आंदोलन पे उतर आए, हड़ताल पे उतर आए। 4 दिन के बाद उनके जुलूस के ऊपर मालिकों ने गुंडे भेजे, बम विस्फोट किया और नेताओं को ही गिरफ्तार कर लिया गया। 8 नेता जो गिरफ्तार हुए थे, 4 को फांसी लगी थी, 2 को ताजिंदगी उम्र कैद हुई थी, 2 की जेल के अंदर मौत हुई थी। लेकिन वो मई दिवस पूरी दुनिया के मजदूरों की प्रेरणा का स्रोत बना। वो शुरू हुआ था काम के घंटे से, और जब दुनिया के पैमाने पे पहले विश्व युद्ध के बाद 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बना, उसका सबसे पहला कन्वेंशन जो पास हुआ वो काम के घंटे 8 सुनिश्चित करने का पास हुआ। हिंदुस्तान के अंदर उस 8 घंटे को भी लागू किया जाए, दुनिया के पैमाने पे तय हुआ है। उसकी लड़ाई को तेज कर पाया इस देश का मजदूर आंदोलन, और फिर आजाद हिंदुस्तान में हमें 8 घंटे के काम का जो है वो मिल गया कानून। लेकिन इस सरकार ने वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की नंबर 1 कन्वेंशन, जिसको हिंदुस्तान की सरकारें रेटिफाई कर चुकी, जिसमें हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कानून पास कर चुकी, और जो हमारे देश के अंदर कानून का हिस्सा था, उसको भी तोड़ने के लिए केंद्र की सरकार ने राज्य सरकारों को कहा कि अपने अपने यहाँ 8 से 12 घंटे कर दो। और गुजरात की सरकार ने तो ये भी किया। बाकी सरकारों ने कहा कि 8 से 12 का मतलब ओवर टाइम हम देंगे, लेकिन गुजरात की सरकार ने कहा हम ओवर टाइम भी नहीं देंगे। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 10-12 दिन पहले कि आप ये हरकत नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। उन्होंने गुजरात की उस अमेंडमेंट को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ये गवर्नमेंट
इसको कोई लेना देना नहीं है श्रमिकों के साथ, किसानों के साथ, आम जनमानस के साथ। और ये लगातार रौंद देना चाहते हैं सबके अधिकारों को। तो क्या आप और हम हैरान हैं इससे? आप और हम हैरान नहीं होने चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं उनका देश के आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। मैं सब साथियों से यहाँ कहना चाहती हूँ, देश के मजदूर लड़ रहे थे, आजादी के आंदोलन में हिस्सा निभा रहे थे, कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया 1908 में, तो इस देश के मजदूर हड़ताल पे निकले कि बाल गंगाधर तिलक को रिहा करो। तब कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था। पहला राष्ट्रीय संगठन एकटक तो 20 में बना, मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ। इस देश के मजदूर आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ते हुए उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। और उसी में ही पहले विश्व युद्ध के बाद जलियांवाला बाग का कांड होता है। सैकड़ों हिंदुस्तानी भूल दिए जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज रॉलेट एक्ट के जरिए से हिंदुस्तानियों को कुचल डालना चाहते हैं। और फिर 1920 की उस पूरे देश के अंदर असहयोग आंदोलन की बैकग्राउंड में जब देश का जो आजादी का आंदोलन तेज हो रहा था, तब राष्ट्रीय संगठन मजदूरों का 1920 में बनता है। कहना मैं ये चाह रही हूँ साथियों कि 1925 में जब इस देश के मजदूर आंदोलन में थे, 100 साल हो चुका था लगभग, एक राष्ट्रीय संगठन भी बना चुके थे। उसके 5 साल के बाद इस देश में एक संगठन का जन्म होता है, जिसके स्वयं सेवक हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इनकी टीम के लोग। वो जन्म होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। और आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार क्या बोलते हैं? हेडगेवार कहते हैं, उनसे पूछा गया, देश में आजादी का आंदोलन तेज है, नौजवान फांसी के तख्तों पे चढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं, लोग सीने में गोलियां खा रहे हैं, काला पानी की सजाएं सह रहे हैं, खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पे लटक चुका है और करतार सिंह सराभा को भी 19 साल की उम्र में फांसी पे लटका दिया गया और बाकी जांबाज मैदान में उतरे हुए हैं। तो आपने आरएसएस बनाई है, आप भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ोगे? तो हेडगेवार ने क्या कहा? मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी और उसकी टीम से कहना चाहती हूँ, ये हम ट्रेड यूनियंस नहीं बोल रही। तुम्हारा संस्थापक आरएसएस, जिसके तुम स्वयं सेवक हो, उस संस्थापक ने कहा कि हमारी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं है। तो अगर आज की मैं सरकार को अंग्रेजों के दलाल नहीं कहूं तो और क्या कहूं? और हेडगेवार को ये पूछा गया, तो ये जो नौजवान सारे लड़ने मरने को तैयार हैं, तो हेडगेवार ने कहा ये सब भटके हुए नौजवान हैं, इनको नहीं मालूम क्या करना चाहिए। फिर उनसे पूछा गया, आपकी विचारधारा क्या है, आपकी सोच क्या है? तो उन्होंने कहा वो नाजीवाद और फांसीवाद जो जर्मनी और इटली में चलता है वो हमारी विचारधारा है। इनसे पूछा गया तो आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? तो हेडगेवार ने कहा हमारा प्रेरणा स्रोत हिटलर है और मुसोलिनी है। ये मैं कह रही हूँ या हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस कह रही हैं? ये इनके संस्थापक हेडगेवार, जिनके नाम से आउटर रिंग रोड है। आपको पता है ना, इनर रिंग रोड महात्मा गांधी के नाम से है दिल्ली में। और इनके राज के दौरान में जब बीजेपी का, जनसंघ पार्टी का जो इनका पुराना नाम था, इनका सत्ता थी दिल्ली के अंदर, उस टाइम पे इन्होंने हमारी जो आउटर रिंग रोड थी उसका हेडगेवार नाम रखा। तो मैं उन दिनों हंसती थी, मैं कहती थी देखो, तब भी इन्होंने बापू गांधी को घेर लिया था और इतनी नफरत फैलाई कि गांधी जी की हत्या हो गई और बाद में नथुराम गोडसे की उपासना करने लग गए। अब इन्होंने हेडगेवार रोड, वो आउटर रिंग रोड, हमारी इनर रिंग रोड जो महात्मा गांधी रोड है, उसको घेर लिया। तो घेराबंदी बंद नहीं करते। ये मैं तब मजाक कर रही थी जब आउटर रिंग रोड का नाम हेडगेवार रोड दिया गया था। तो मिस्टर हेडगेवार ने तो साफ साफ कहा, उन्होंने मुंजे को भेजा था इटली में, वो ट्रेनिंग लेके आए थे। और आपको पता है कि आरएसएस ने अभी अभी निक्कर को पैंट में बदला है, लेकिन इनकी खाकी निक्कर और काली टोपी, ये मुसोलिनी जो इटली का है उसकी जो नाजी फौज थी, ये उसकी ड्रेस थी। तो ये बातें करती है देशभक्ति की और हर एक के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये कौन है?
किस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं ये हिंदुस्तान के अंदर नफरत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर बंटवारे को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दूसरों को टुकड़े टुकड़े कहते हैं, ये खुद हिंदुस्तान के टुकड़े करने के रास्ते शुरू किए। और इनसे पूछा गया तो फिर आप क्या करना चाहते हो? इन्होंने कहा हम हिंदू राज बनाना चाहते हैं। इनसे पूछा गया तो फिर तुम्हारा दुश्मन कौन है? इन्होंने कहा हमारे दुश्मन मुसलमान है, हमारे दुश्मन ईसाई हैं, हमारे दुश्मन लाल झंडे वाले हैं। क्योंकि ट्रेड यूनियन आंदोलन जोरों पे था, हड़तालें होती थी, लाल झंडा लेकर के मजदूर निकलता था रास्तों में। तो अगर आज हर चीज में इनको नजर आने लगता है, यूनियनों से डरते हैं, लाल झंडों से डरते हैं, और देश का तिरंगा जो आजादी के आंदोलन के लिए तय किया गया उसका भी इन्होंने होली जलाई थी। ये देश के तिरंगे के तहत देश के आजादी के आंदोलन को समर्थन नहीं दिए, विरोध किए। और यह भी हमें पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर इस देश की ट्रेड यूनियंस ने सबसे पहले पूरी आजादी का नारा पास किया। झरिया में जो कॉन्फ्रेंस हुई 1921 में, एटक का जो दूसरा सम्मेलन था वहां पास हुआ। उसके 8 साल के बाद 1929 में रावी के किनारे देश के आजादी के आंदोलन के प्लेटफॉर्म ने पूरी आजादी का नारा पास किया। तो जब पूरी आजादी का नारा पास हो रहा था, नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उसका विरोध की थी। इतना ही नहीं, जब देश की आजादी की बेला नजदीक आ गई तो अब इन्होंने बहस की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे संविधान समिति के तहत ये कहा था इस देश में हम सेकुलरिज्म कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, और मांग की कि इसको हिंदू राज घोषित करो। और उस समय की संविधान समिति के सारे शीर्ष नेताओं ने समेत बाबा साहेब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद जो संविधान समिति के प्रेसिडेंट थे, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बाबा साहेब अम्बेडकर थे, और पूरी संविधान समिति ने उनकी इस बात को रिजेक्ट किया और कहा, उन्होंने पाकिस्तान बनाया धर्म के आधार पे, हम हिंदुस्तान है, हमारे देश के अंदर सभी धर्मों को मानने वाले धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जी सकते हैं। तो जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं? जिस जनसंघ पार्टी ने, जिसका नया नाम भारतीय जनता पार्टी है, जब देश के अंदर पब्लिक सेक्टर को खड़ा करने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, हैवी इंडस्ट्री बनाने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए, हर सेक्टर में इस देश को आगे बढ़ाने के निर्णय लिए जा रहे थे, तो पार्लियामेंट के अंदर जनसंघ पार्टी का क्या रोल था? इन्होंने कहा था इस सब की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आज नरेंद्र मोदी एक एक करके हमारे पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं तो हैरानगी की कौन सी बात है? ये तो शुरू से ही इसके विरोध में थे। इसलिए रेलवे भी बेचो, तेल भी बेचो, बैंक्स भी बेचो, इंश्योरेंस भी बेचो, स्पेस साइंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस और एटॉमिक एनर्जी में सूचना के अधिकार पे एप्लीकेशन डाल के देखो, आपको एक भी जवाब नहीं मिलेगा। वो कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, और हिंदुस्तान की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के इस अदारे के अंदर भी निजीकरण डाल रही है। कौन सा क्षेत्र बचा है जिसको ये बेच नहीं डालना चाहते? तो क्या ये कुछ नया कर रहे हैं? नहीं, ये लगातार इस देश के अंदर निजीकरण के रास्ते को ही मानते रहे हैं, सरकारी क्षेत्र का विरोध करते रहे हैं, पब्लिक सेक्टर का विरोध करते रहे हैं। जब वाजपेयी जी सरकार पे बैठे थे, कोalition गवर्नमेंट थी, इनकी बहुमत नहीं थी, लेकिन तब भी इन्होंने ये रास्ता चलाया था, ज्यादा देर चल नहीं पाया था। अब बहुमत मिलने के बाद 5 साल के राज में इन्होंने उस रास्ते को आगे बढ़ाया, और दोबारा बैठने के बाद कोरोना महामारी को वरदान की तरह इस्तेमाल करते हुए लगातार वो अपनी उन नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का। साफ और स्पष्ट है कि कौन लोग हुकूमत में बैठे हैं। इसीलिए जब आप लड़ाई के लिए उतरते हैं तो ये हिंदू मुसलमान विवाद बनाते हैं। जब भी कोई संघर्ष की आवाज उठाता है उसके ऊपर देशद्रोह का नारा लगाते हैं और फिर केस थोपने की बात करते हैं। ये सब कुछ तो किस्से कहानियां अब हम सब लोगों को मालूम है, और बहुत सारी चीज कॉपरेड और भजन ने यहाँ रखी हुई। इसलिए मैं उसी के सिलसिले में आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे रही थी कि जो ये है
वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी उससे अलग व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वही इनकी सोच का हिस्सा है। इसलिए मेरा आप सब साथियों से आज के इस मौके के ऊपर, बहुत से साथियों ने यहाँ बोलना है इसलिए मैं भी बहुत लंबा ना खींचूं, तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे सामने संघर्ष के बिना और कोई रास्ता नहीं है। यही कारण है कि हमारे जो मजदूर थे उनको जब छोटे छोटे दड़बों में घिरे हुए थे और कुछ मिल नहीं रहा था अपने अपने घर जाने के लिए, और उनसे कहा जा रहा था नहीं 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 आप नहीं जा सकते, कोरोना से मरोगे, तो उन्होंने कहा हम भूख से ही मर जाएंगे कोरोना से पहले। तो कोरोना मारेगा कि भूख मार देगी हमको, हमें नहीं मालूम, इसलिए हम तो जाएंगे सड़कों पे। वो गए सड़कों पे, और 300 नहीं, अब तो गिनती 980 के करीब है। रेलवे में जो मरे और सड़कों पे और दुर्घटनाओं में जो मरे और जो भूख से मरे, प्यास से मरे, वो सबकी गिनती 980 के करीब हो चुकी है। लेकिन बेशर्म सरकार को किसी के लिए भी एक आंसू भी नहीं आया, और कंपनसेशन की बात तो बहुत दूर तक थी। तो लोगों ने कहा कि कोरोना मारेगा कि हम मरेंगे। अभी पंजाब के अंदर किसानों के जो आंदोलन हो रहे थे, सोशल मीडिया में आपने देखा ना, वो ये कह रहे हैं जब हमारी अगली पीढ़ियां, हरियाणा में भी यही बोल रहे थे किसान, हमारी अगली पीढ़ियां जमीन से बेदखल हो जाएंगे और मरने की कगार पे आ जाएंगे, तो फिर हम आज जिंदा रह सकने की लड़ाई तो लड़ लें। उनको कह लेते तुम एक दूसरे से धक्का मुक्की करके चल रहे हो, इतने बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हो, तुम बैरिकेड्स के साथ धक्का मुक्की कर रहे हो, पानी की बौछारें चल रही हैं, एक दूसरे पे गिर रहे हो, कोरोना से मर जाओगे, महामारी फैलेगी। उन्होंने कहा कोरोना तो तुम खुद हो, कोरोना तो तुम खुद हो, हमारे ऊपर गिर रहे हो, तो फिर हमें अपने को तो बचाना है ना, और वो मैदान में उतरेंगे। तो फिर 26 नवंबर की हड़ताल है, तो कोरोना और नो कोरोना हमें अपनी उस हड़ताल की तैयारी करनी है, मीटिंगें करनी है, प्रोसेशंस करने हैं, पर्चे पोस्टर निकालने हैं, कैंपेन में नीचे तक जाना है। ये उसी किस्म से लड़ाई है, करो या मरो की। यहाँ तो हम जो मुसीबत आई है उसमें से बाहर निकलने का रास्ता निकाल पाएंगे 26 नवंबर से, और अगर हम 26 नवंबर को कामयाब नहीं करते हैं तो और पिटने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये तो करो या मरो जैसी स्थिति आज इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने पैदा की, और जिनको पार्लियामेंट की भी कोई परवाह नहीं है, जिस पार्लियामेंट के आगे मत्था टेक के प्रधानमंत्री अंदर घुसे थे, उस पार्लियामेंट की इस कोरोना महाकाल में जो उन्होंने बेइज्जती की, खिलवाड़ किया, जिस ढंग से इस पार्लियामेंट सेशन को चलाया, 11 कानूनों को, ऑर्डिनेंस को कानून में बदलना था, जिसमें से 3 किसानों के और 3 श्रमिकों के थे, और बाकी 5 और कानून थे। ये सब कुछ इन्होंने किया। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की बेइज्जती की, खिलवाड़ किया उसके साथ, उसको पंगु बनाने की पूरी इन्होंने कोशिश की। तो और इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और इसीलिए उसका मतलब ये नहीं है चूंकि हमें इनसे उम्मीद नहीं है तो हम ना उम्मीद हो जाए, नहीं, अपने पे विश्वास, ऑप्टिमिज्म, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए आप सबको ये आह्वान करते हुए कि इस मौके के ऊपर आप अपनी अच्छे से रणनीति बनाएं, अपने इंडस्ट्रियल एरियाज को भी बंद कराएं, और प्रयास होना चाहिए इस बार जो हमारे ऑटोज है, टैक्सीज है, बसेस है, सबके साथ संपर्क कीजिए आप, और उस दिन पूरा चक्का जाम करने के प्रयास की प्लानिंग कीजिए। ये सब कुछ आपको अपनी छोटी मीटिंगों के अंदर बैठ करके करना होगा। आज तो आपको कलेक्टिवली इस प्रोग्राम को लागू करना है और आगे बढ़ना है। वो अहद लेने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसकी डिटेल आप लेटर स्टेज के अंदर आपस में आप करेंगे। तो एक एक डिटेल को देखिए कि किस तरीके से दिल्ली किसी भी राज्य से कम नहीं रह जाए। हमें पूरे देश के अंदर इस 26 नवंबर के माहौल को बनाना है। मुझे लग रहा है कि जो दिल्ली की आउटस्कर्ट्स है, किसान आएंगे वहाँ, दिल्ली की सरकार उनको घुसने नहीं देगी।
यानी पुलिस दिल्ली की, वो दिल्ली की नहीं है पुलिस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है, होम मिनिस्ट्री के तहत है दिल्ली की पुलिस। और इसलिए ये जितने बॉर्डर्स हैं ये कोशिश करेंगे किसानों को पार्लियामेंट की तरफ ना आने दें, तो वो बॉर्डर्स पे ही उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर बॉर्डर्स के ऊपर जाम लगता है तो दिल्ली को जाम करना और भी आसान होगा, मैं आपसे कह रही हूँ। इसलिए जाम होगा, न्यूज़ बनेगी। अगर इधर से नोएडा का बॉर्डर अगर योगी बंद करता है और इधर से खट्टर बंद करता है, हरियाणा का बॉर्डर फरीदाबाद की तरफ से और इधर पानीपत वगैरह की तरफ से, जिस भी साइड से बॉर्डर्स को बंद किया जाता है, किसानों को दिल्ली में कूच करने से रोकने की कोशिश होती है, तो अंडरस्टूड है कि वो एक माहौल भी बनेगा, न्यूज़ भी बनेगी। तो आप अगर भीतर भी न्यूज़ बनाते हैं दिल्ली के भीतर और बॉर्डर्स पे भी न्यूज़ बनती है, तो ये अपने आप में 26 नवंबर की हड़ताल का पूरी दुनिया की, पूरे देश की चक्का जाम का न्यूज़ जो है एक इफेक्टिवली बन सकता है। हम आपको एश्योर कर सकते हैं कि हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से हर सेक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, हर सेक्टर के अंदर हड़ताल हो सके, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सब में हम प्रयास कर रहे हैं कि देश के अंदर जो पिछली हड़तालें हुई हैं उससे भी बड़ी हड़ताल हम कर सकें। मोबिलाइजेशन तो एरियाज में ही करना होगा, कोई दिल्ली में सेशन नहीं हो रहा है, हाँ दिल्ली में तो नहीं रैली हो रही हम लोगों की, ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, तो नेचुरली डिसेंट्रलाइज्ड होगी ये हड़ताल। पर डिसेंट्रलाइज्ड हड़ताल भी जो पहले हम लोगों ने की है, पिछली हड़ताल हमारी जो 8 जनवरी 2020 में हुई थी, उसमें भी 25 करोड़ के करीब मजदूरों की हिस्सेदारी उसमें थी, जो मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया। इस बार मैं ये समझती हूँ कि हमारी गिनती इससे भी कहीं ऊपर बढ़नी चाहिए, क्योंकि हालात पिछली हड़ताल से कहीं ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। कोई सरकार ने, कोरोना ने नहीं सारी मुसीबतें पैदा कर दी, 5 साल के राज में सरकार ने मुसीबतें पैदा की थी, जो बेरोजगारी भी बढ़ाई थी, पब्लिक सेक्टर पे भी हमला था, नोटबंदी भी लाई थी, जीएसटी भी लाई थी, छोटा व्यापार भी पिटा था, छोटा उद्योग भी पिटा था। और उसी मंदी के दौर को इस कोरोना काल में और झटका लगा है, और सरकार ने जैसे लॉकडाउन किया और जैसे संभाला, उसने हालात और ज़्यादा खराब किए, जिसका जिक्र मेरे से पहले वक्ता कर चुके। इसलिए हालात पीछे से ज़्यादा बदतर है। ऐसी स्थिति में जब किसान भी आंदोलन में है, हम सचमुच पूरे देश के अंदर एक ऐतिहासिक हड़ताल और ऐतिहासिक आंदोलन को जन्म दे सकते हैं, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इतना ही कहते हुए और दिल्ली के साथियों से उम्मीद रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।